अरे नालायकों, जिंदगी में कुछ करना है या नहीं? जरा देखो, यहाँ वहाँ उड़ते फिरते रहते हो। पिताजी क्या करोगे इतने पैसे का है? वैसे भी आपके जाने के बाद कोई खर्चने वाला भी तो होना चाहिए ना। नालायकों, मेरे जीते जी मेरे मरने की बात कर रहे हो। निकलो यहाँ से, निकलो। ऐसा कहकर दीनानाथ अक्षय और राहुल को घर से निकाल देता है। राहुल और अक्षय मुंबई के लिए एक ट्रेन पकड़ लेते हैं। अरे यार, ये अपना बाप है या पाप? इसने तो एक बार भी हमें घर से निकालते समय नहीं सोचा कि इसके बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। अरे भाई तू छोड़ना, एक बार हीरो बन जाए तो फिर देखना, इस हिटलर को भी समझा देंगे कि हम क्या चीज हैं। वो दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं कि उनके पास एक आदमी आकर बैठ जाता है। वो बहुत ही डरावना होता है। उसके दांत बाहर निकले होते हैं, आंखें बड़ी बड़ी सी होती हैं, बाल बिखरे बिखरे से होते हैं, मुंह कटा फटा सा होता है। उसे देखकर अक्षय और राहुल दोनों डर जाते हैं। कौन हो तुम और यहाँ क्यों बैठ गए? मेरा नाम अमिताभ है। नाम तो अमिताभ है तुम्हारा, लेकिन तुम वीराना फिल्म के भूत लग रहे हो। अरे भाई, मैं भूत ही हूँ, मतलब भूतों की एक्टिंग करता हूँ फिल्मों में। क्या सही में भाई? यार हमें भी कुछ काम दिलाओ फिल्मों में, हम भी तो एक्टर बनने जा रहे हैं मुंबई। वैसे भी हम दोनों हीरो से कम थोड़ी लगते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, ये मेरा कार्ड है, इस जगह एक सप्ताह बाद मिलना। तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ बना दूंगा। फिर राहुल और अक्षय कहीं होटल किराए पर ले लेते हैं और रात में अक्षय को नींद नहीं आ रही होती। वो राहुल को उठाता है। यार राहुल उठना, यार मुझे वो ट्रेन वाला बंदा ऐसा लगा जैसे हमारे कमरे में हो। क्या अक्षय, तू भी ना यार। माना कि वो अमिताभ देखने में डरावना था, लेकिन भूत थोड़ी था। और वैसे भी ये होटल है, यहाँ भूत वूत नहीं आते। सो जा, थक गया है तू। उसके बाद राहुल दोबारा सोने लगता है, लेकिन अक्षय को नींद नहीं आती। वो उसी ट्रेन वाले आदमी के बारे में सोचता रहता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। अक्षय बाहर निकलकर देखता है, उसे वही ट्रेन वाला आदमी होटल की लॉबी में दिखता है। लेकिन जैसे अक्षय उसकी तरफ बढ़ता है, वो गायब हो जाता है। इस बार अक्षय बहुत डर जाता है। हो ना हो ये वही ट्रेन वाला अमिताभ ही है। कुछ ना कुछ चक्कर तो जरूर है। फिर सुबह वो राहुल को सारी बात बताता है। अक्षय यार, अगर तुम्हें कुछ गलत लग रहा है तो कल चलकर देखते हैं उसके पते पर कि क्या पंगा है। उसने कार्ड तो दिया ही था। अगले दिन सुबह अक्षय और राहुल उठकर अमिताभ के दिए हुए पते पर जाने के लिए निकलते हैं। वो एक ऑटो वाले को बुलाते हैं और उसे कार्ड दिखाते हैं। अरे भैया, तुम्हें ये जगह पता भी है या नहीं? सुबह से शाम हो गई, अभी तक तो हम पहुंचे नहीं। अरे साहब, जब आपका बंदा ही शहर के बाहर रहता हो तो हम क्या करें? लीजिए, आ गए आपकी जगह। हमें क्या बेवकूफ समझाए? यहाँ तो कोई कब्रिस्तान है और आसपास कुछ घर हैं बस। हाँ तो साहब, आपके कार्ड पर भी तो यही पता लिखा है। चलो अब हमारे पैसे दो, हम वापस जा रहे। आप देख लो, इन्हीं घरों में से कोई एक घर होगा आपके सांप का, जिन्हें आप ढूंढ रहे हो। उसके बाद ऑटो वाला वहां से चला जाता है। यार, लगता है तू रात वाली बात सच ही बोल रहा था। ये तो कब्रिस्तान के पास की जगह है और आसपास भी कोई नहीं है। तभी उनको वो ट्रेन वाला आदमी वहां से जाता हुआ दिखता है। अक्षय उसे आवाज लगाकर रोकता है।
तुम दोनों आ गए? मैंने तो तुम्हें एक हफ्ते बाद आने को बोला था ना। जी बोला तो था आपने, लेकिन कोई काम नहीं था हमारे पास, सोचा कि आपसे ही मिलने। चलो कोई बात नहीं, डरो मत, अब आ ही गए हो तो चलो मेरे घर में रह लो। उसके बाद राहुल और अक्षय अमिताभ के घर के अंदर चले जाते। अमिताभ उन्हें कमरे में जाने के लिए बोलता है और कहता है कि वे दोनों खाने के समय उससे मिले। देखा, मैं ना कहता था कि ये कोई भूत वूत का चक्कर नहीं है। कितना भला आदमी है, खाने के लिए पूछ रहा है, रहने को जगह भी दे रहा है। राहुल बात तो तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन मेरा मन अभी भी मान नहीं रहा है भाई। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। चलो खाना खा के देखेंगे। सभी खाने की टेबल पर मिलते हैं। जैसे ही राहुल और अक्षय टेबल पर बैठते हैं, वही ऑटो वाला उनको खाना सर्व करने आता है। तुम तो वही ऑटो वाले हो ना? लेकिन ऑटो वाला कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। उधर राहुल, अक्षय और अमिताभ खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद अब तुम दोनों सो जाओ, हम कल सुबह बात करेंगे और मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलाने के लिए ले जाऊंगा। उसके बाद राहुल और अक्षय सोने के लिए अपने कमरे में चले जाते हैं। वे दोनों सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती। तभी वही ड्राइवर आता है। अरे तुम यहाँ कैसे? वहां तो कोई जवाब नहीं दे रहे थे। जवाब तो मैं तुम्हें खाने के बाद ही दूंगा ना, आधी रात में। ऐसा कहकर ऑटो वाला एकदम से शैतान बन जाता है। उसका शरीर नीला हो जाता है, दांत बाहर आ जाते हैं और वो बड़ा और बहुत भयानक सा दिखने लगता है। अरे राहुल भागो, अपनी जान बचाकर भागो, ये तो भूत है। राहुल और अक्षय भागने लगते हैं। अरे मर गया रे। उनके पीछे पीछे ऑटो वाला शैतान भी भागने लगता है। तभी उन्हें अमिताभ दिखता है। अरे भाई अक्षय, हम तो गए काम से, आज तो चारों तरफ से शैतान ही आ रहे हैं। भागो, अपनी जान बचाओ। रुको, मेरी बात सुनो, तुम दोनों उधर से मत जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है उस तरफ से। लेकिन अमिताभ जी, तुम कौन हो जो हमारी मदद करना चाह रहे हो? देखने में तो तुम इस भूत से भी भयानक हो। तभी अमिताभ वहीं आ जाता है। मैं इस घर का मालिक हूँ और इस घर के सामने एक बार एक्सीडेंट हो गया था, उसमें इस ऑटो वाले की जान चली गई। तब से ये भूत बन के लोगों को मारता है और मेरे घर का इस्तेमाल करता है, और इसीलिए इसने मेरी जान को बख्श रखा है, नहीं तो अब तक मुझे भी मार देता। लेकिन इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय तो होगा? हाँ है, मैं एक तांत्रिक से एक भाला लाया था। उस तांत्रिक के अनुसार यदि वो भाला सीधे इसके माथे के बीच में लगे तो ये मर सकता है। वे तीनों बात कर रहे होते हैं कि तभी वहां वो ऑटो वाला शैतान आ जाता है। तो तुम तीनों यहाँ इकट्ठे हो? इस अमिताभ को तो मैंने छोड़ दिया था, लेकिन इसे हीरो बनने का चस्का है। ये भी मरेगा आज तुम दोनों के साथ। ऐसा कहकर शैतान राहुल और अक्षय को उठाकर फेंक देता है। तभी राहुल और अक्षय गिर जाते हैं। अरे मैं मर गया रे, इसने तो मुझे पटक दिया। हाय मेरी कमर। चुप कर, मेरे को भी तो पटका है, लेकिन ओवर एक्टिंग की दुकान तो तू ही है। तभी अमिताभ उस शैतान को पीछे से पकड़ लेता है। तब तुम दोनों जल्दी से मेरे कमरे में जाओ और भाला ले आओ, तब तक मैं इसे रोकता हूँ। जल्दी करो तुम दोनों, जल्दी से इस भाले से इसे मार दो, मेरी चिंता मत करो। राहुल फिर भाले को फेंकता है, जो कि ठीक उस शैतान के माथे के बीच में लगता है। भाला लगते ही शैतान पिघलने लगता है और थोड़ी ही देर में वहां से गायब हो जाता है। शाबाश मेरे बच्चों, बहुत अच्छा काम किया। अब प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलो, लेकिन हाँ प्लीज ऑटो वाले को ना बुलाना। ये सुनकर तीनों हंसने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था।
उसमें रमेश, उसकी पत्नी मीरा और उनका 2 महीने का बेटा रहते थे। उनके साथ वाले घर में कैलाश और उसकी पत्नी जया रहते थे। दोनों परिवारों में बहुत अच्छा रिश्ता था। एक दिन मीरा गर्मी में रसोई में काम कर रही होती है, तभी उसका बेटा रोने लगता है। अजी सुनते हो, जरा मुन्ने को हवा कर दो, देखना कैसे गर्मी की वजह से बेचारा पसीने पसीने हो रहा है और रोए जा रहा है। अरे भाग्यवान, मुझे भी तो काम पर निकलना है। पर मैं भी तो काम कर रही हूँ, आप इस गर्मी का कुछ करो जी, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और जीना मुश्किल हो रहा है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चलो अब मैं जा रहा हूँ, कैलाश मेरा इंतजार कर रहा होगा। रमेश और कैलाश दोनों काम पर निकल जाते हैं। रास्ते में उनको एक दुकान के आगे भीड़ लगी हुई दिखती है। वो जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि वहाँ एक औरत ने एसी की दुकान खोली है। अरे भाई कैलाश, ये औरत कौन है जो एसी बेच रही है? हमारे गांव की तो नहीं लग रही। हाँ रमेश भैया, बिल्कुल सही कहा तुमने। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि बिना बिजली के ये एसी कैसे चल सकते हैं। चलो जरा चलकर इससे पूछते हैं। दोनों दुकान में जाकर उस औरत से पूछने लगते हैं। मेरा नाम बेला है, मैं इस गांव की नहीं हूँ, मैं तो शहर से आई हूँ। पर हमारे ही गांव क्यों? और ये एसी बिना बिजली कैसे चल रहे हैं? यही तो कमाल है मेरी एसी का कि ये बिना बिजली के चलते हैं और बिल्कुल ठंडी हवा देते हैं। आजकल शहर में जाने कितनी नई नई तकनीक आ गई है, आपको नहीं पता। और मुझे पता चला है कि इस गांव में बिजली नहीं है और यहाँ के लोग बड़े ही परेशान हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी दुकान यहाँ ही खोल लूँ, यहाँ काफी अच्छी चलेगी। हाँ, पर यहाँ तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी। इतनी महंगी चीज यहाँ किसी के बस की नहीं है खरीद पाना। अरे भैया, कोई महंगा नहीं है ये एसी, बस 2000 रुपए का है। आपको यकीन नहीं है तो ऐसा करो कि आप बिना पैसा दिए ही एसी ले जाओ। जब अच्छे से इस्तेमाल करके आपको यकीन हो जाए तो पैसे दे जाना। ये औरत इतने भरोसे के साथ बोल रही है तो एसी बढ़िया ही होगा। मैं तो कहता हूँ कि आप एक एसी ले ही लो, मीरा भाभी को बड़ा ही आराम मिल जाएगा। हाँ, वो पूरी रात मुन्ने की हवा करते करते ही निकाल देती है। मुन्ना भी फिर चैन से सोया करेगा। रमेश उस दुकान से एक एसी खरीद लेता है। मोहन की तरह कुछ और लोग भी उस दुकान से एसी खरीदते हैं। रमेश खुशी खुशी वो एसी लेकर घर जाता है। अरे वाह जी, आप तो बढ़िया चीज लेकर आए हो। अब तो हम चैन से ठंडी हवा लेंगे। जल्दी से इसे लगा दो, मुझे इसकी ठंडी हवा खानी है। रमेश अपने घर में एसी लगा देता है और उसकी तरह बाकी लोग भी अपने अपने घरों में एसी लगा देते हैं। बेला पहले ही दिन काफी एसी बेच देती है। वो बड़ी ही खुश होकर अपने घर जाती है और फिर एक चुड़ैल में बदल जाती है। कितने पागल लोग हैं इस गांव के जो इतना भी नहीं समझ पाए कि बिना बिजली के एसी कैसे चल सकता है। अब इनको पता चलेगा कि कैसे एसी की जादुई हवा इनको हमेशा के लिए सुला देगी और फिर पूरे गांव पर मेरा राज होगा। ऐसे ही धीरे धीरे मैं पूरी दुनिया को सुला दूंगी और बस फिर पूरी दुनिया पर मेरा राज चलेगा। चुड़ैल यहाँ खुश हो रही होती है और दूसरी तरफ रमेश, मीरा और उनका बेटा मजे से एसी की ठंडी हवा में सो रहे होते हैं। उनकी तरह गांव के कितने लोग एसी की ठंडी हवा में सो जाते हैं। पूरी रात उनको इतनी चैन की नींद आती है कि उनकी एक बार भी आंख नहीं खुलती। अरे, ये मीरा भाभी अभी तक बाहर नहीं आई, आज मुन्ने की भी आवाज नहीं आ रही। सब ठीक तो है ना? अरे वो मजे में एसी में सो रहे होंगे। हाँ, ऐसा भी क्या सोना कि 11 बज गया और उन्हें होश ही नहीं है। मैं जाकर अभी उठाती हूँ। जया उनका दरवाजा खटखटाती है पर कोई दरवाजा ही नहीं खुलता। वो दोनों को आवाज भी देती है पर कोई नहीं सुनता। परेशान होकर जया वापस आ जाती है। जब शाम को जया कुछ काम से बाहर आंगन में जाती है तो देखती है कि रमेश के घर का दरवाजा अभी भी बंद है। वो फिर से जाकर खटखटाती है पर फिर भी कोई दरवाजा नहीं खोलता। अब तो जया को चिंता होने लगती है। वो वहाँ 2-4 लोगों को बुलाती है जो दरवाजे को तोड़ ही देते हैं। अंदर रमेश, मीरा और उनका बेटा आराम से सो रहे होते हैं। जया जल्दी से जाकर उन्हें जगाती है पर वो तो टस से मस नहीं होते। कैलाश जल्दी से डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर उनको चेक करता है तो उसे भी कुछ समझ। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और वो तीनों सोते रहते हैं। उन तीनों को सोते सोते पूरे 24 घंटे बीत जाते हैं पर वो नहीं उठते। उसके बाद गांव के कुछ और लोगों के बारे में भी यही सुनने को मिलता है कि वो उठ नहीं रहे। अब पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। जया और कैलाश मीरा और रमेश के बहुत ही अच्छे पड़ोसी होते हैं और वो उनके लिए बहुत चिंता में होते हैं। जया तो एक पल भी चैन से नहीं बैठती। वो बार बार मीरा और रमेश के घर में जाकर
उनको देखती रहती। एक बार जब वो वहाँ जाकर उनको देखती है तो उसकी नजर उस एसी पर जाती है। ये कमरा कुछ ज्यादा ही ठंडा हो रहा है, कहीं ये एसी इन लोगों को नुकसान न करे। मैं इनसे बोलकर सबसे पहले इसे ही बंद करवाती हूँ। जया घर जाकर कैलाश को बोलती है कि एसी को बंद कर दे, कमरा बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है। पर कैलाश को वो एसी बंद करना नहीं आता था। जया को चैन नहीं पड़ता और वो रात को ही उस एसी बेचने वाली से ये पूछने चल देती है कि एसी कैसे बंद होगा। बेला के घर का दरवाजा बंद होता है। जया दरवाजा खटखटाने ही वाली होती है कि उसे अजीब सी हंसने की आवाज आती है। अरे ये इतने अजीब तरीके से कौन हंस रहा है? ये औरत तो यहाँ अकेले रहती है। जया छुपकर एक खिड़की से झांक कर अंदर देखने लगती है तो अंदर का नजारा देख उसके होश उड़ जाते हैं। अब वो दिन दूर नहीं जब मैं इस गांव के सभी लोगों को हमेशा हमेशा के लिए सुला दूंगी। फिर इस गांव पर बस मेरा राज होगा। हे भगवान, ये एसी वाली औरत तो एक चुड़ैल है। मतलब ये सब किया धरा इसी का है। इसी के एसी की हवा से गांव के लोग सो गए हैं और उठ नहीं रहे। मुझे जल्दी से जाकर ये बात सबको बतानी होगी। जया जल्दी से घर जाती है और बुरी तरह हांफने लगती है। कैलाश उसे ऐसी हालत में देखकर घबरा जाता है। क्या हुआ जया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम तो उस बेला के पास गई थी ना? वो एसी बेचने वाली चुड़ैल। चुड़ैल? हाँ, वो बेला कोई आम औरत नहीं है, बल्कि वो तो जादुई एसी बेचने वाली चुड़ैल है। उस चुड़ैल का मकसद इस गांव के लोगों को हमेशा के लिए सुला देना है। वो इसलिए यहाँ आई है। उसका एसी जिन जिन लोगों ने अपने घर में लगाए हैं वो सोकर उठ ही नहीं रहे, क्योंकि उस एसी की हवा जादुई है जो सबको एक बार सुला देती है तो उठने ही नहीं देती। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे जया? कैसे उस चुड़ैल को खत्म करें और गांव के लोगों को बचाएं? मेरे पास एक तरीका है। अगर वो काम कर गया तो चुड़ैल भी मर जाएगी और फिर सब ठीक हो जाएंगे। पर हमें और लोगों की मदद की भी जरूरत होगी। चलो पहले कुछ लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। जया और कैलाश कुछ गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और फिर जया सबको चुड़ैल को मारने की तरकीब बताती है। अगले दिन रमा और कैलाश बेला की दुकान पर जाते हैं। अरे बहन, ये एसी कितने का दिया? ये तो बस 2000 रुपए का है। वो तो ठीक है, पर ये ठीक से चलता भी है कि नहीं? अरे आप इसे अपने घर में लगा कर तो देखो। ये आपका घर शिमला ना बना दे तो मेरा नाम बेला नहीं। हाँ, मैं ऐसी हवाबाजी बातों पर यकीन नहीं करती। अरे मैंने कहा ना ये बढ़िया चलेगा, वरना पूरे पैसे वापस। अजय आप चलो यहाँ से। ये औरत तो हमें पागल बना रही है। इसके खटारे एसी चलते ही नहीं है, इसीलिए ऐसे ही बिना चेक कराए हमें चेप रही है। बेला जया की बात सुनकर चिढ़ जाती है। वो गुस्से में आकर जया से लड़ने लगती है और मौके का फायदा उठाकर कैलाश उस दुकान की चाबी उठा लेता है। फिर दोनों झगड़ा खत्म करके वहाँ से निकल लेते हैं। सब लोग रात होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही रात होती है जया और कैलाश चुड़ैल के घर जाते हैं और खिड़की से झांक कर देखते हैं कि चुड़ैल सोई है या नहीं। जैसे ही चुड़ैल सो जाती है वो गांव वालों के साथ मिलकर उसकी दुकान पर जाते हैं और दुकान खोलकर उसमें से सारे एसी निकाल लेते हैं। उसके बाद वो लोगों के घरों में लगे हुए एसी भी निकाल लेते हैं। सब लोग मिलकर सारे एसी चुड़ैल के घर ले जाते हैं और उसके घर की सारी खिड़कियों में फिट कर देते हैं। कुछ ही देर में चुड़ैल का घर बर्फ जैसा ठंडा हो जाता है। चुड़ैल उस एसी की हवा में मजे से सोती है और फिर कभी दोबारा नहीं उठती। चलो चलो अब बाकी लोगों को जाकर देखते हैं। एसी की ठंडी हवा से वो लोग सोए थे ना, पर अब तो हमने सारे एसी निकाल लिए तो सबके घर वापस पहले जैसे गर्म हो गए होंगे। सबसे पहले सब मीरा और रमेश के घर जाकर देखते हैं तो वो नींद से उठ जाते हैं। जया खुशी से मीरा को गले लगा लेती है। आप सब लोग यहाँ कैसे? और मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मैं बहुत दिनों बाद सोकर उठी हूँ? जया मीरा और रमेश को सारी बात बताती है। उसके बाद गांव के सभी सोए हुए लोग गर्मी से वापस जाग जाते हैं और अपने गांव की ताजा हवा में खुश रहने लगते हैं, जो शहर की एसी की हवा से लाख गुना अच्छी होती है।